चित्रलेखा। मानव मन की उथल-पुथल का बहुआयामी कथानक चित्रलेखा। हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की प्रतिष्ठित रचना चित्रलेखा। नर्तकी चित्रलेखा का जीवन एक झंझावात है। एक बवंडर उसके मन में भी है और आज का पठन भी हम एक अंधड़ की बात से ही आरंभ करेंगे। महासागर के शांत वक्ष स्थल पर भयानक झंझावात उठने के पहले एक घोर निस्तब्धता छा जाती है। उस समय वायुमंडल उत्तेजित हो उठता है और सारा वातावरण भावी क्रांति की आशंका से शून्य सा हो जाता है। और उसके बाद वायु के प्रचंड झोंके, लहरों का तांडव नर्तन तथा विप्लव गायन। आकाश के वक्ष पर ज्वालामुखी के फटने के पहले एक घोर दबी हुई अशांति फैल जाती है। उसका नीला रंग धूमिल हो जाता है और विनाश के भय से सारा आकाश मंडल वायु से रिक्त हो जाता है। और उसके बाद अग्नि के शोले और विनाश। चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर रुका। उस समय संध्या हो गई थी। दिन की भयानक गर्मी के बाद पाटलिपुत्र की सड़कों पर सामंतों के रथ उमड़ पड़े थे। फूलों के हार लिए हुए मालिन युवतियां सामंतों को हार पहना रही थीं। सुवासित तथा शीतल शरबत के पात्र धनी युवक तथा युवतियों के होठों का चुंबन कर रहे थे। चारों ओर उल्लास और विलास था। राजमार्ग उस समय मानो उत्सव का केंद्र हो रहा था। जौहरियों की दुकानों पर युवतियां रंगरेलियां कर रही थीं और तंबोलियों की दुकानों पर युवक। बीजगुप्त भी उसी जनरव का एक भाग था। श्वेतांग उस समय बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका रथ बाहर खड़ा था। परिचारिका उसको वस्त्र पहना रही थी। प्रहरी ने आकर सूचना दी कि चित्रलेखा का रथ द्वार पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। श्वेतांग चौंक उठा। उस समय बीजगुप्त की अनुपस्थिति उसे बुरी लगी। उसने पाप किया था और संभवतः उसे और अधिक पाप करना होगा जिसके लिए वो तैयार न था। फिर भी श्वेतांग ने उत्तर दिया, कह दो कि शीघ्र ही आ रहा हूं। श्वेतांग बाहर निकला। उस समय वो बहुत सुंदर लग रहा था। श्वेतांग चित्रलेखा के पास गया। क्या आज्ञा है देवी? बीजगुप्त से मिलना था, पर शायद वो घर पे नहीं है। स्वामिनी का अनुमान ठीक है। फिर ये सोचा तुम्ही से मिल लूं। देवी ने इस दास पर बड़ा अनुग्रह किया। देवी की सेवा में मैं सदा प्रस्तुत हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं श्वेतांग। आज चित्त उचाट था और ये इच्छा हुई कि जनरव में ही अपने चित्त को कुछ शांत करूं। घूमने का लक्ष्य लेकर निकली थी। यदि बीजगुप्त नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं, तुम तो हो। बहुत अच्छा। इतना कहकर श्वेतांग अपने रथ की ओर बढ़ा, पर चित्रलेखा ने श्वेतांग का हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें मेरे साथ इसी रथ पर चलना होगा। मंत्रमुग्ध श्वेतांग चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। रथ राजमार्ग की ओर चल पड़ा।
चित्रलेखा बैठी हुई थी। घोड़ों की रास श्वेतांग के हाथ में थी। राजमार्ग पर पहुंचते ही घोड़ों की रास चित्रलेखा ने अपने हाथ में ले ली। अश्व थिरक उठे और गर्व से मस्तक उठाकर उन्होंने राजमार्ग में प्रवेश किया। शायद उन्हें यह विदित हो गया था कि उनकी बागडोर उस स्त्री के हाथ में है जो पाटलिपुत्र के बड़े से बड़े सामंतों को केवल संकेत पर नचा सकती है। चित्रलेखा के रथ को देखकर बड़े बड़े सामंतों के रथ रुक जाते थे। लोग उसे अभिवादन करते थे और साथ ही उसकी प्रशंसा। श्वेतांग को उसके साथ बैठे हुए देखकर कुछ लोगों ने व्यंग्य वाक्य भी कहे, पर चित्रलेखा उस समय केवल हंस दी। उसने उन वाक्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय चित्रलेखा फूलों के हार से लदी हुई थी। प्रत्येक सामंत उसकी ओर एक हार फेंक देता था। चित्रलेखा उसे पहनकर उसको कृतार्थ कर देती थी। रथ पर आसीन चित्रलेखा उस समय साक्षात शिवा की प्रतिमा थी। लोग उसका सम्मान करते थे, उसके सामने झुक जाते थे और उसकी पूजा करते थे। राजपथ का विशाल जनरव मानो चित्रलेखा का स्वागत कर रहा था। दूसरी ओर से एक रथ आकर चित्रलेखा के रथ के पास रुका। चित्रलेखा उस समय एक नवयुवक से बातें कर रही थी। रथ खड़ा हुआ था। दूसरे रथ के रुकने के साथ ही चित्रलेखा का ध्यान भंग हुआ। पार्श्व में बीजगुप्त हंस रहा था। आज राजमार्ग पर चित्रलेखा को देखकर आश्चर्य होता है, और आज बीजगुप्त को उनके घर में ना पाकर आश्चर्य हुआ। उत्तर और प्रत्युत्तर दोनों में गूढ़ रहस्य छिपा था, जिसे दोनों ने समझ लिया। श्वेतांक रथ से उतर पड़ा। बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा बीजगुप्त के यहां निमंत्रित है। संभवतः निमंत्रण अस्वीकार न होगा। चित्रलेखा को बीजगुप्त का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार है। उस समय संध्या बीत रही थी। राजमार्ग पर प्रकाश होने लगा था। बीजगुप्त अपने रथ से उतरकर चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। घोड़ों की रास उसने अपने हाथ में ले ली। श्वेतांक ने बीजगुप्त का रथ संभाला। दोनों रथ बीजगुप्त के भवन की ओर मोड़ दिए गए। मुझे दुख है कि जिस समय तुम मेरे भवन में गई उस समय मैं अनुपस्थित था। दुखी होने की कोई बात नहीं। दोष मेरा ही था, क्योंकि मैं ऐसे समय पर पहुंची थी जब मैं कभी भी तुम्हारे यहां नहीं जाती थी। इसलिए तुम्हारा भवन में न होना अस्वाभाविक नहीं था। चित्रलेखा, कई दिनों से चित्त उद्विग्न रहा है। क्यों, ये मैं स्वयं ही नहीं जानता। एक बात पूछूंगा, कई दिनों से तुम मेरे यहां नहीं आई, इसका क्या कारण है? कारण पूछते हो? नहीं आ सकी क्योंकि आने की इच्छा ही ना थी। आने की इच्छा न थी? इसका कारण जानने का मैं अधिकारी हूं। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के मुख की ओर देखा। उस पर दृढ़ता थी और गंभीरता थी। क्रोध की छाप थी और स्वामित्व की गुरुता थी। चित्रलेखा का मुख लाल हो गया। अधिकारी हो इतना नहीं जानती थी। मनुष्य पर मनुष्य का क्या अधिकार है, ये मैं नहीं समझ सकी। फिर भी तुम कारण जानना चाहते हो तो सुनो। इन दिनों किसी अंश तक मेरा चित्त उद्विग्न रहा है, और उस उद्विग्नता में मैं अपने को और अपने
सपनों को भूल सी गई थी। इस समय रथ बीजगुप्त के भवन के द्वार पर रुक गया। श्वेतांक ने अपने रथ से उतरकर बीजगुप्त और चित्रलेखा को उतारा। तीनों बीजगुप्त के केली भवन में गए। इसके बाद श्वेतांक वहां से चलने लगा। श्वेतांक को जाते हुए देखकर बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, ठहरो, तुम्हारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, श्वेतांक की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही श्वेतांक की उपस्थिति से कोई हानि भी नहीं है, वरन इसमें श्वेतांक का लाभ ही है। इस अनुभवहीन व्यक्ति को संभवतः कुछ अनुभव भी प्राप्त हो। अभी तुमने कहा था कि तुम किसी उद्विग्नता में स्वयं को और अपनों को भूल गई थी। इस विस्मृति को उत्पन्न करने वाली उद्विग्नता भी विचित्र होगी। तो क्या मैं ये समझूं कि बीजगुप्त मुझे अपनी मन प्रवृत्ति का विश्लेषण करने को बाध्य कर रहे हैं? नहीं, बाध्य नहीं कर रहा हूं, वरन प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझको यह ज्ञात हो जाए। यदि बीजगुप्त ये प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको ये विदित हो कि उद्विग्नता असाधारण है और इस उद्विग्नता का कारण भी असाधारण है, पर साथ ही चित्रलेखा इस उद्विग्नता पर अधिक कहने में असमर्थ है। चित्रलेखा कुछ कहने में निश्चय ही असमर्थ है, किंतु क्या मदिरा उसे मुखर नहीं कर देगी? आज की कड़ी में चित्रलेखा थी दिशि दुग्गल, बीजगुप्त कमल शर्मा और सूत्रधार थे हरीश भिमाणी। इस रेडियो पठन को श्रोताओं तक पहुंचाने में सहायक हैं राजेश मलिक तथा इस प्रसारण की परिकल्पना और प्रस्तुति विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अब बीनू कलसी का अगली कड़ी तक नमस्कार।